हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद है कि आप लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे। आज जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एक महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। वो बिंदु है कि जब टैक्स फ्री है राष्ट्रपति की सैलरी तो क्यों कट जाता है 3.25 लाख टैक्स। क्योंकि राजनीति विज्ञान का शिक्षक होने के नाते बहुत से छात्रों ने मुझसे यह प्रश्न किया है विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से कि राष्ट्रपति कोविंद जी ने जो ये अपने अभिभाषण में कहा है, क्या ये सही बात है। क्योंकि हमने आज तक संविधान का जब अध्ययन किया है तो हमने वहाँ यही पढ़ा है कि राष्ट्रपति की जो इनकम है वो टैक्स फ्री होती है। तो इस संदर्भ में बहुत गहराई से बात करेंगे और प्रत्येक बिंदु पर पहुँचने का प्रयास करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपने आज के वीडियो को। सबसे पहले बात आती है कि आखिर यह मुद्दा उठा कहाँ से कि राष्ट्रपति की जो सैलरी है वो टैक्सेबल है या नहीं। तो आप जानते हैं कि 25 जून 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने एक पब्लिक स्पीक में यह बात कही कि जब जो राष्ट्रपति को 5 लाख वेतन मिलता है उसमें से वे 3 लाख 3.25 लाख के करीब क्या है टैक्स दे देते हैं और उससे अधिक बचत तो शिक्षक कर लेते हैं। तो मेरा ख्याल है वो जो महाविद्यालयों के शिक्षक हैं या यूनिवर्सिटीज़ के शिक्षक हैं उनकी बात कर रहे थे होंगे, क्योंकि इतना अधिक वेतन जो माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक हैं उनको नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि वे अपनी बचत नहीं कर पाते हैं, बहुत कम कर पाते हैं, उससे अधिक शिक्षक बचत कर लेते हैं। और अब हम आते हैं राष्ट्रपति की सैलरी पे। तो सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि जो राष्ट्रपति की सैलरी है वो कंसोलिडेटेड फंड से आती है, भारत की संचित निधि से आती है। और जो प्रेसिडेंट है वो पेंशन के हकदार भी होते हैं अपनी सर्विस के पश्चात। किंतु जब हम पेंशन एक्ट 1951 को देखते हैं तो वहाँ कहीं भी यह नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति की जो सैलरी है वह टैक्स फ्री होगी। न केवल राष्ट्रपति की बल्कि किसी भी कर्मचारी की सैलरी टैक्स फ्री होगी, ऐसा वहाँ उसका जिक्र नहीं मिलता है। किंतु जब हम संविधान का अध्ययन करते हैं तो वहाँ हमको यह देखने को मिलता है। तो आखिर इससे क्या निष्कर्ष निकल कर आते हैं उस पर हम बात करेंगे। और जो वर्ष 2017 में भारत सरकार ने राष्ट्रपति की इनकम है वो 1.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है, वो भी आप जानते हैं। इससे पूर्व विभिन्न समय पर विभिन्न राष्ट्रपति की इनकम रही है, उसको हम देख लेते हैं। 1951 के समय में 10,000 सैलरी थी और इसके अलावा 15,000 का अलाउंस राष्ट्रपति को मिलता था। इसको आप ध्यान में भी रखिएगा, पूछा भी जाता है कहीं बार। और 1985 में 15,000 की सैलरी और 30,000 का अलाउंस राष्ट्रपति को दिया जाता था। वर्ष 1989 में इसे बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया और अलाउंस को घटाकर 10,000 कर दिया गया। अलाउंस का अर्थ होता है उनको विभिन्न प्रकार के जो भत्ते प्राप्त होते हैं। 1998 में 50,000 सैलरी और कुछ अलाउंस भत्ते जोड़े गए, उसका कोई जिक्र नहीं किया गया। 2008 में राष्ट्रपति की सैलरी को बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया गया और उसके अतिरिक्त भत्ते। और वर्ष 2017 में रिसेंटली मोदी सरकार ने जो राष्ट्रपति का वेतन है उसको 1.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि जो राष्ट्रपति का वेतन होता है वो किसी भी गवर्नमेंट कर्मचारी का सबसे अधिक वेतन होता है, यानी कि भारत में राष्ट्रपति सबसे अधिक वेतन प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारी होते हैं। और 2008 में जो राष्ट्रपति की पेंशन है उसको भी 3 लाख पर एनम से बढ़ाकर जो राष्ट्रपति की अंतिम सैलरी होगी उसका 50% कर दिया है वर्ष 2008 में। यानी कि 17 में सिर्फ इनकम जो उनकी सैलरी है उसको बढ़ाया गया था और 2008 में लास्टली जो उनकी
पेंशन के संदर्भ में बात की गई है, तो अब उसमें बढ़ाने की आवश्यकता न पड़ी, क्योंकि उसमें सीधा ही जिक्र कर दिया गया है कि राष्ट्रपति जो अंत में वेतन ले रहे होंगे उसका 50% उनको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को एक प्लेन, मर्सिडीज कार और एक ऑफिस, रहने के लिए राष्ट्रपति भवन और कई प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। यह भी आपको मालूम होगा। इन एडिशन टू द सैलरी प्रेसिडेंट रिकवर अलाउंस, हाँ ये यही कह रहा है कि बहुत सारे भत्ते, मेडिकल फैसिलिटी, उसके अलावा रहने के लिए घर, कई प्रकार की सुविधाएं राष्ट्रपति को दी जाती है और उनके रिटायरमेंट के पश्चात उनको रहने के लिए न्यू दिल्ली में बंगला, फ़ोन की फैसिलिटी, कार की फैसिलिटी, जीवन भर मुफ्त चिकित्सा फैसिलिटी, इधर उधर ट्रैवल करने के लिए उसकी फैसिलिटी और अपने जो स्टाफ का खर्चा भी उन्हें दिया जाता है। यह भी आपको मालूम होना चाहिए। और जो ये है ये 1 लाख पर एनम तक होता है ऑफिस एक्सपेंस, यानी कि अगर ऑफिस में कर्मचारी है या जो व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी है उनके लिए 1 लाख पर एनम का उन्हें रिटायरमेंट के पश्चात भी क्या है पेंशन के साथ भत्ते दिए जाते हैं। और इसके अलावा अगर राष्ट्रपति का निधन हो जाता है तो जो उनके फैमिली है या उनकी मिसेज है उनको जो राष्ट्रपति को पेंशन मिल रही है उसका भी 50%, अगर राष्ट्रपति को 2.25 लाख या 2.5 लाख पेंशन मिल रही है तो उसका भी 50%, यानी कि 1.25 लाख पर क्या है उनको पेंशन दी जाती है। और जो फैसिलिटीज़ हैं वो उनको भी यथावत बनी रहती है और 20,000 पर एनम का ऑफिस एक्सपेंस उन्हें भी दिया जाता है। यह भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके पश्चात जहाँ तक टैक्स लायबिलिटी या टैक्स में छूट की बात है तो इनकम टैक्स एक्ट 1995, यानी कि जो इनकम टैक्स एक्ट 1951 में संशोधन के माध्यम से 1995 में जो संशोधन किया गया उसके माध्यम से उसके सेक्शन 14 के अनुसार अगर राष्ट्रपति अपनी सैलरी को जो एग्जेम्प्ट कर देते हैं, यानी कि सैलरी लेते ही नहीं है, तो उनको टैक्स से छूट मिल सकती है। अगर कोई व्यक्ति सैलरी ही नहीं लेगा तो वो कहाँ का टैक्स देगा। तो इस प्रकार यह प्रावधान जरूर किया गया है इनकम टैक्स एक्ट 1995 में, पर ऐसा कुछ नहीं है कि राष्ट्रपति को बिल्कुल टैक्स फ्री किया गया हो, यानी कि अगर वो वेतन नहीं लेते हैं तो वो टैक्स नहीं देते हैं। तो फिर बात आती है कि आखिर संविधान में ऐसा वर्णन क्यों है, उस पर भी अभी मैं बात करूँगा। उससे पहले आप जान लीजिए जो इनकम टैक्स एक्ट 1951 है उसमें कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है कि जो भारत के राष्ट्रपति होंगे उनको टैक्स से क्या है छूट प्राप्त होगी। और यही कारण है कि राष्ट्रपति को टैक्स देना पड़ता है। द प्रेसिडेंट हैज़ टू पे टैक्स ऑन हिज इनकम, यानी कि राष्ट्रपति को, क्योंकि जो टैक्स एक्ट है उसमें कहीं प्रावधान नहीं है इसलिए उन्हें टैक्स देना पड़ता है। अब बात आती है कि संविधान में ऐसा क्यों लिखा है। तो संविधान में ऐसे कई प्रावधान हैं जो कि दिए गए हैं किंतु उन पर कानून निर्मित नहीं हुआ है। जिस दिन उस प्रकार का कोई कानून निर्मित हो जाएगा तो राष्ट्रपति को टैक्स फ्री, राष्ट्रपति की इनकम को टैक्स फ्री किया जा सकता है। यानी कि ये उसी प्रकार है जिस प्रकार जो भारतीय स्थानीय संस्थाएं हैं उनको शक्तियां देने की बात संविधान में की गई है, किंतु व्यवहार में अभी तक उनको क्या है शक्तियां प्राप्त नहीं हो पाई है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधीन रहते हुए ही उन्हें कार्य करना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है जो आपका प्रश्न था कि राष्ट्रपति ने आखिर झूठ बोला या सच बोला, उसका जवाब आपको मिल चुका होगा। हाँ, एक प्रश्न और आप लोगों ने किया था कि आखिर जो राष्ट्रपति ने कहा है कि उनको 3.25 लाख टैक्स देना पड़ता है पर मंथ, तो 55% लगभग ये आ रहा है। तो जब मैक्सिमम टैक्स जो भारत में है वो 30% है तो राष्ट्रपति को आखिर 55% टैक्स क्यों देना पड़ रहा है। तो इसका जो कारण है वह यह है कि कोविड के कारण
कोविड के कारण जो केंद्रीय कर्मचारी हैं सरकारी पदों पे, जैसे सांसद हैं, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री हैं, उनका जो 30% वेतन है वो पहले से ही कट आउट होकर आ रहा है। यह आपको मालूम होना चाहिए। और इसके लिए क्या है, न्यूज़ भी आई थी, ये आप इसे देख सकते हैं। द हिंदू में ये न्यूज़ छपी हुई है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी 30% सैलरी क्या है, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई के लिए क्या है, डोनेट करेंगे या वहाँ देंगे। तो इस प्रकार क्योंकि सभी का 30% वेतन कट रहा है, तो राष्ट्रपति का अगर 5 लाख का 30% वेतन कटता है तो लगभग 1.5 लाख से ऊपर उनका जो वेतन है, 1.5 लाख के आसपास उनका वेतन उनको प्राप्त नहीं हो रहा है। और क्योंकि टैक्सेबल इनकम है तो 3.5 लाख का जो टैक्स बनता है वो आप देखेंगे तो 1.25 लाख के आसपास वो टैक्स बनता है। तो इसलिए जो 2.25 लाख राष्ट्रपति जी ने कहा है वह इस आधार पर उन्होंने कहा है, हो सकता है उनको कोई कन्फ्यूज़न रहा हो कि पहले मेरे अकाउंट में इतना पैसा आता था और अभी इतना आ रहा है, और जानकारी के अभाव में उन्होंने ऐसा वक्तव्य दे दिया हो। पर ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने झूठ बोला है। भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति से ऐसी कामना भी नहीं की जा सकती है कि वो इस प्रकार का झूठ कहें। तो ये इसको अन्यथा में लेने की आवश्यकता नहीं है, और जो उन्होंने कहा बिल्कुल सत्य कहा है। तो मुझे आशा और उम्मीद है कि आपके दोनों ही प्रश्नों के जवाब आपको प्राप्त हो गए होंगे। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।